एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रामबान ट्यूटोरियल। सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और माफ़ी चाहता हूँ कि बहुत दिन तक मैं क्लास को ले नहीं पाया था। क्लास के लिए एब्सेंट था मैं, क्योंकि मेरा सेटअप थोड़ी ख़राब हो चुकी थी, इसलिए मैं थोड़ा लेट आया हूँ आप लोग के लिए। और आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज से जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं वह है मध्यकालीन भारत, जो एसएससी एमटीएस हवलदार के लिए बहुत ही उपयोगी सेशन होने वाला है। तो आशा करता हूँ आप सब ये सब सेशन को बहुत पसंद करेंगे और पिछली वीडियोस जो हमने अपलोड की उसका भी सारा मोटिवेशन आप लोग का मिला, अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो आशा करता हूँ इस वीडियोस का भी रिस्पॉन्स आप लोग से अच्छा मिलेगा। तो चलिए आज के सेशन की हम शुरुआत करेंगे और जानते हैं मध्यकालीन भारत की शुरुआत से, जो 1206 से 1757 के बीच में है, उससे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा करते हैं। उसके पहले क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो चलिए। तो सबसे पहले जो है, भारत पर मुस्लिमों का आक्रमण जो हुआ, भारत पर प्रथम मुस्लिमों का जो आक्रमण हुआ वह अरबों के द्वारा हुआ। किसके द्वारा? अरबों, अरब लोग जो थे, अरबों द्वारा किया गया। और इसमें कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम नाम का एक व्यक्ति था जो अरब का शासक था, और इसी ने भारत पर पहला आक्रमण किया। और इसने सर्वप्रथम आक्रमण जो किया था वह 711 ईस्वी में सिंध पर किया था। सिंध पर किया था। और इसने जो उस समय सिंध का जो शासक था वह था दाहिर। सिंध का जो शासक था वह दाहिर था। इसी को हरा करके इसने सिंध के हट्टा नामक जगह पर एक देवल बंदरगाह आता है, देवल बंदरगाह, देवल बंदरगाह पर कब्जा किया। ठीक है। तो भारत पर प्रथम मुस्लिम जो आक्रमण हुआ वह अरबों के द्वारा हुआ। उसमें से मोहम्मद बिन कासिम जो था उसने क्या किया, 1711 ईस्वी में सिंध पर जहां का शासक दाहिर था, और उसी को हरा करके इसने थट्टा के निकट, सिंध में थट्टा नाम का जगह था, वहां के निकट एक देवल बंदरगाह था, उस पर कब्जा कर लिया। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम का जो अंतिम विजय था, मोहम्मद बिन कासिम का अंतिम जो विजय था वह था मुल्तान, मुल्तान पर था, जो आज के पाकिस्तान में है। मुल्तान को स्वर्ण नगरी भी कहा जाता था उस समय। क्या कहा जाता था? स्वर्ण नगरी, स्वर्ण नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता था। यही मोहम्मद बिन कासिम का अंतिम विजय था। अब मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा कुछ कर भी लगाए थे, जैसे मोहम्मद बिन कासिम ने ही भारत में प्रथम जजिया कर जो लगाया गया था, जजिया कर जो लगाया गया था वह मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ही लगाया गया था। ठीक है। तो भारत में प्रथम जो जजिया कर था वो किसने किसने लगाया उसको? तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया था। ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। और हमारे पीडीएफ डाउनलोड करनी हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल रामबान ट्यूटोरियल को ग्रुप से जुड़े, वहां पर आपको सारी पीडीएफ्स उपलब्ध हो जाएंगी।
तो चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद आता है कि अरबों के आक्रमण के बाद भारत पर तुर्कों का आक्रमण हुआ। भारत पर तुर्कों का आक्रमण हुआ। तुर्कों का आक्रमण में सर्वप्रथम जो आक्रमण किया उसमें था गजनी। मोहम्मद गजनी नाम का एक व्यक्ति था। इसी ने, यह जो था मोहम्मद गजनी, सुबुक्तगीन का पुत्र था। सुबुक्तगीन का पुत्र था और इसने ही भारत पर आक्रमण किया। और 712 उसके बाद सुबुक्तगीन ने अपने आक्रमण के दौरान हिंदू शासक जो जयपाल था, ठीक है, जयपाल एक हिंदू शासक था, उसने क्या किया, इस पर आक्रमण किया। जो क्या था 932, इसने 932 ईस्वी में क्या किया, भारत पर गजनी साम्राज्य की सुबुक्तगीन जो था 932 में गजनी साम्राज्य की स्थापना किया। सुबुक्तगीन जो था 932 में गजनी साम्राज्य का, गजनी की स्थापना की, गजनी का स्थापना किया, ठीक है। उसके बाद अल्पतगीन की मृत्यु के बाद गजनी में पीरितगीन ने शासन किया। अल्पतगीन जो था उसकी मृत्यु जब हो गई तो क्या किया, इसने पीरितगीन का शासक नियुक्त किया। पीरितगीन, ठीक है। और अल्पतगीन का गुलाम तथा दामाद जो था सुबुक्तगीन था। अल्पतगीन जो था उसका गुलाम और दामाद जो क्या था, सुबुक्तगीन था। सुबुक्तगीन कौन था, अल्पतगीन का दामाद भी था और गुलाम भी था, ठीक है। तो इसने 977 ईस्वी में गजनी पर गद्दी पर बैठा। सुबुक्तगीन जो था, सुबुक्तगीन 977 में, 977 ईस्वी में गजनी में, गजनी का शासक बना, गजनी का शासक बना, ठीक है। तो सुबुक्तगीन कौन था, अल्पतगीन का दामाद और गुलाम था, और यह गजनी की गद्दी पर कब बैठा, तो 977 में गजनी का शासक बना, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। और इसी मोहम्मद गजनी जो था सुबुक्तगीन का ही पुत्र था। मोहम्मद गजनी जो था सुबुक्त का ही पुत्र था। और इसका जो जन्म हुआ, मोहम्मद गजनी का जो जन्म था 1 नवंबर 971 को हुआ था। 971 ईस्वी में मोहम्मद गजनी का जन्म हुआ। और अपने पिता के काल में मोहम्मद गजनी जो था वह खुरासान का शासक था, ठीक है। खुरासान का शासक था, खुरासान का शासक था, ठीक है। के बाद क्या हुआ, खुरासान का शासक था। उसके बाद मोहम्मद गजनी जो था 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गजनी का शासक बना। मोहम्मद गजनी जो था 27 वर्ष की आयु में
गजनी का शासक बना। गजनी का शासक बना और यहीं से ही इसने अपने पिता से इसने सुन रखा था कि भारत एक बहुत ही समृद्ध देश है, वहां पर सोने की खानें हैं, बहुत सारे चर्चित वहां पे खाने हैं, सोने की खाने हैं, हीरे मोती जवाहरात वहां पे बहुत सारी मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसके मन में भी लालच आया कि हम भी भारत पर आक्रमण करेंगे, वहां के मंदिरों को लूटेंगे, वहां के हीरे जवाहरात सोने जो है उस सबको लूट करके अपनी क्योंकि ये सब अरब देश और जो उधर के दो देश थे वे यहाँ से गरीब थे, वहां पर ज्यादा ना खाने की खाना मिल पाता था लोगों को, ना अच्छे से जल भी मौजूद थे वहां पे। तो लोगों को जाहिर सी बात है कि जहां पर खाना ना हो, भोजन ना हो, पानी ना हो, तो वे लोग सोचेंगे कि कहीं से हम अपने गरीबी को दूर करें, पानी की समस्या को दूर करेंगे, जो आज भी होते रहता है। ठीक है, तो पहले क्या करते थे लोग, पहले के जो राजा थे, जब वहां उनके यहाँ ये सब की भारी कमी हो जाती थी तो वो देखते थे कि किस देश के पास ये सब सारे संसाधन मौजूद हैं, हम वहां पे आक्रमण करेंगे, वहां के आक्रमण करके वहां पर लूटपाट मचाएंगे और बहुत सारी चीजों को वहां से लाएंगे। अब एक बगदाद का खलीफा था, बगदाद, क्योंकि मोहम्मद गजनी बहुत ही मेहनती था, बहुत ही परिश्रमी था और क्रूर भी था। बगदाद का खलीफा, इसका नाम था अल आदिर बिल्लाह, अल आदिर बिल्लाह। इसने क्या किया, मोहम्मद गजनी को दो उपाधियां प्रदान की। पहली उपाधियां जो थी यामिन उद दौला, यामिन उद दौला की उपाधि प्रदान की, और दूसरी जो थी यामिन उल मिल्ला। ये दो उपाधियां उसने मोहम्मद गजनी को प्रदान की। ठीक है, मोहम्मद गजनी जो था भारत पर 17 बार आक्रमण किया और उसने अपने फिर भी उसको पराजय हाथ लगी थी। लेकिन यहीं पर जब मोहम्मद गजनी हार करके बैठा था कि किस तरह से भारत पर विजय प्राप्त की जाए, तो उसी समय एक उसने घटना देखती है कि कुछ चींटियां जो होती हैं बहुत बड़े गुड़ के ढेले को लेकर के पहाड़ों पर चढ़ रही हैं, लेकिन वे चढ़ा नहीं पा रही हैं, बार बार चढ़ा रही हैं, गिर जा रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, गिर जा रहे हैं। इसी तरह से उसने तब उसके मन में ख्याल आया कि जब एक छोटी सी जीव अपना मेहनत के लिए अपना हार नहीं मान रही है, इसके लिए तो हम क्यों हार माने, हमारे पास तो सेना भी है, बहुत सारी चीजें मौजूद है, तो हम क्यों हार माने। तो उसी को लेकर के फिर वह मोटिवेट होता है और पुनः वह आक्रमण करता है और भारत को विजय पाने में वह सफल हो जाता है। ठीक है, तो क्योंकि महमूद गजनी का जो उद्देश्य था भारत पर, वह वहां से धन को लूटना था, क्योंकि वह यहाँ पर शासन नहीं करना चाहता था, बस बल्कि वहां पर यहाँ पर धन हीरे जवाहरात लूट करके वह वापस जाना चाहता था। तो महमूद गजनी का जो भारत पर प्रथम आक्रमण था, मोहम्मद गजनी का आक्रमण जो था, प्रथम आक्रमण जो हुआ 1000 ईस्वी में हुआ। तथा 1000 ईस्वी में जब इसने आक्रमण किया तो पेशावर के कुछ जगहों पर इसने अपना विजय प्राप्त की, पेशावर पर विजय प्राप्त की इसने। उसके बाद इसकी और भी जो आक्रमण हुए 1001 ईस्वी में, 1001 ईस्वी में जयपाल जो था हिंदू शासक था, जयपाल के विरुद्ध किया।
और यहाँ पर उसने विजय प्राप्त की। और उसके बाद 1008 ईस्वी में नगरकोट पर आक्रमण करता है। 1008 ईस्वी नगरकोट पर आक्रमण होता है इसका, नगरकोट आक्रमण। और इस नगरकोट का जो आक्रमण होता है, मोहम्मद गजनी का मूर्तिवाद के खिलाफ पहला आक्रमण बताया जाता है, पहला विजय बजाया जाता है। उसके बाद मोहम्मद गजनी का जो सबसे चर्चित आक्रमण रहा, सबसे जो चर्चित आक्रमण रहा, 1025 में सोमनाथ मंदिर का आक्रमण, सोमनाथ मंदिर पर, सोमनाथ मंदिर आक्रमण रहा। इसमें बताया जाता है इतिहासकारों के माध्यम से कि उस समय सोमनाथ मंदिर जो था, धन धान्य हीरे जवाहरात के लेकर के बहुत ही समृद्धशाली मंदिर था भारत का। वहां पर बहुत सारे सोने की मूर्तियां, हीरे जवाहरात बहुत सारे थे। तो उस समय जब इसने वहां पे आक्रमण किया तो उसने बहुत सारे वहां के जितने भी सारे, क्योंकि वहां के जो आसपास के जो राजा थे, उन्होंने सुरक्षा के लिए अपना योगदान देने के लिए वे समर्थ नहीं हुए। और क्या किया उन्होंने, इस बात के लिए उन्होंने नहीं भरी और उन्होंने इस मोहम्मद गजनी का विरोध नहीं किया, जिसके कारण क्या हुआ, मोहम्मद गजनी वहां पर भारी रक्तपात किया, बहुत सारे लूटपाट मचाए, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, वहां के जितने भी सारे पुजारी थे वे लोग वहां पर मारे गए। और उसने बहुत सारे चीजों को जला भी दिया, बहुत सारे धर्म ग्रंथों को नष्ट किया, वहां के बहुत सारे बहुमूल्य जो मूर्तियां थी उसको भी लूट करके ले गए। और इस तरह से सोमनाथ मंदिर का उसने सर्वनाश किया। और उसके बाद लगभग कहा जाता है कि वहां पर जो जिसने धन लूटा वह करीब 20 लाख दिनार के करीब थी, धन 20 लाख दिनार लूटा था उसने वहां पर। ठीक है, तो उसके बाद इसका जो अंतिम भारतीय आक्रमण हुआ, अंतिम जो आक्रमण हुआ, अंतिम आक्रमण 1027 में हुआ, 1027 ईस्वी में हुआ, जो किसके खिलाफ था, जाटों के विरुद्ध, जाटों के खिलाफ था। ठीक है, तो इस तरह से मोहम्मद गजनी भारत पर आक्रमण किया, यहाँ की चीजों को लूटा और यहाँ पर कुछ चीजों को बर्बाद भी किया। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद गजनी की जो मृत्यु होती है 1030 ईस्वी में हो जाती है, मृत्यु 1030 ईस्वी में हो जाती है। ठीक है, तो इसके साथ बहुत सारे इतिहासकार भी रहते थे, जैसे अलबरूनी, फिरदौसी, उल्बी, फारूकी, ये सब गजनी के दरबार में रहा करते थे। ठीक है, इसको सलाह देते थे। मोहम्मद की सेना में कुछ हिंदू लोग भी थे जो उच्च पदों पर विद्यमान थे, जिसमें सेवंद राय और तिलक जैसे आदमी थे जो इसके दरबार में उच्च पदों पर शामिल थे। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में इतना ही। आशा करता हूँ ये सेशन आप लोगों को बेहद पसंद आएगा। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और उसके बाद इस क्लास के बाद हम सल्तनत काल की शुरुआत करेंगे, जो 1206 से लेकर के 1526 तक चला था। ठीक है, तो सल्तनत काल बहुत ही दिलचस्प है, उसमें से कुछ न कुछ क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।